बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को बड़ी मदद मिल गई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम और मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब के सबसे करीबी साथी इमरान खान के साथ जुड़ गए हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट की अदम पेशी पर हाई कोर्ट ने उन पर जुर्माना आयद कर दिया है और साथ हम बात करेंगे शेख रशीद की हिरासत के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच में अहम समाअत हुई, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वोटर्स से मुतल्लिक एक रिपोर्ट सामने लाई गई है जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में इस वक्त कितने वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वोटर्स के, और ये आप सुनते जाइएगा और फिर आगे मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से ये खौफ है कि सबसे ज़्यादा ख़वातीन और नौजवानों के वोट्स हैं और वो वोट किसके पास जाने हैं, किसके वोट हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से इनको परेशानी लाक है और ये इंतखाबात का नाम या इलेक्शन का नाम इनकी चिढ़ बन गई है। जो वोटर्स की तादाद है वो 12,69,80,000 से तजावुज़ कर गई है। 2018 में 10,59,55,409 वोटर्स रजिस्टर्ड थे, लेकिन अब ये तादाद 12 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। ख़वातीन वोटर्स की तादाद 5,84,72,014 है, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद 6,85,08,258 है। पंजाब में वोटर्स की तादाद 7,23,10,000 है और सिंध में वोटर्स की जो तादाद है वो 2,66,91,161 है। बड़ी दिलचस्प बात है, अभी जब पाकिस्तान में वोटर्स की तादाद, ख़वातीन वोटर्स की तादाद 5,84,72,014 है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि और मुल्क में 18 से 35 साल उम्र के वोटर्स की तादाद 5,70,95,197 है। नौजवानों की वो भी 5 करोड़ से ज़ायद हैं और ख़वातीन को अगर टोटल मिला के बात करें तो वो भी 5,000 से ज़ायद हैं, 5 करोड़ से ज़ायद हैं। बड़ी दिलचस्प बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, ज़िमनी इलेक्शन था जुलाई 2022 का, पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन था और इमरान खान हर हलके में जाके खिताबात कर रहे थे और बहुत बड़े बड़े वो उन शहरों के सबसे बड़े जलसे इमरान खान कर रहे थे। तो एक जनूबी पंजाब के ज़िला में इमरान खान गए, बक्कर में, वहाँ जाके उन्होंने ख़िताब किया तो उसमें बहुत बड़ी तादाद थी ख़वातीन। पहली दफ़ा बक्कर जैसे इलाके में ख़वातीन जलसा सुनने के लिए आई, जो कि एक बिल्कुल अनहोनी बात थी, और फिर नौजवानों की बड़ी तादाद थी। तो वहाँ पर एक ख़ानदान है, वडेरा ख़ानदान है, जो मुस्लिम लीग नून से जुड़ा हुआ है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोटे भी थे। वो पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन जीते थे और फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे, जिसकी वजह से फिर उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा था। मुस्लिम लीग नून, मरीम नवाज़ भी मुख्तलिफ हलकों में जा रही थी, लेकिन मरीम नवाज़ को कहा गया कि आपने इधर नहीं आना, इधर हम काबू हैं, आप आएंगी तो हमें मज़ीद वोट हमारे कम होंगे। अब इमरान खान का जब हो गया तो इमरान खान से अगले दिन उनका जलसा था उसी जगह पे, तो वो क्या उन्होंने इमरान खान का कोई मुकाबला तो नहीं था मकामी वडेरों का, लेकिन वो वहाँ के ऐसे वडेरे थे कि जो अपने आप को ये समझते हैं कि जो वो कहेंगे उनके ज़िले में वही होगा। लेकिन हालात बदल गए, अब लोग खानों के नाम पर वोट नहीं देते, अब तो एक नज़रिए या किसी जमात को वोट देते हैं। उन्होंने वहाँ ताना मारा और उनकी जानिब से कहा गया कि जी कल हमने देखा है कि ख़वातीन आई हुई हैं और ये कोई गैरत भी होती है, कोई गैरत भी कोई चीज़ होती है, और नौजवान जो लौंडे हैं, इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जी ये अगर इन्होंने ये इकट्ठे थे, हमारे जो जलसा है इसमें तो बुज़ुर्ग मिच्योर लोग आते हैं। अगले दिन फिर जब इलेक्शन हुआ, उन्हीं ख़वातीन ने, सबसे ज़्यादा वहाँ ख़वातीन और नौजवान वोटर्स ने इमरान खान को वोट दिया और वहाँ जो न्याजी थे वो इलेक्शन जीते। और ये वो बात है कि ख़वातीन वोटर्स और नौजवान वोटर्स वो तो इमरान खान के साथ पहले ही खड़े थे, अब जिनको ये मैच्योर वोट कहते हैं वो भी इमरान खान के साथ खड़ा है और यही वजह है कि इलेक्शन इनकी चिढ़ बन चुकी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में वोटर्स की तादाद 2,92,92,381 है। बलूचिस्तान में वोटर्स की तादाद 52,84,000 और इस्लामाबाद में वोटर्स की तादाद 10 लाख है। मुल्क भर में 18 से 35 साल उम्र के वोटर्स की तादाद 5,70,00,000 है और 36 से 45 साल के वोटर्स की कुल तादाद 2 करोड़ है और 46 से 55 साल उम्र के वोटर्स की तादाद 1 करोड़ है 81 लाख है और
56 से 65 साल के वोटर्स की मजमूई तादाद 1 करोड़ 18 लाख समथिंग है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क में 66 साल से ज़्यादा उम्र वाले वोटर्स की तादाद 1 करोड़ 20 लाख 77 हज़ार 80 है। सबसे ज़्यादा तादाद नौजवानों की है और फिर ख़वातीन की तादाद है, और ये दोनों किसके साथ खड़े हैं ये इलेक्शन आएगा लग पता जाएगा। दूसरी जानिब सेक्रेटरी बल्दियात के ख़िलाफ़ ये एलिगेशन था और वो सिंध हाई कोर्ट में उन्होंने पेश होना था। सेक्रेटरी बल्दियात के पेश न होने पर अदालत ने भारी जुर्माना आयद कर दिया। अशिया ज़रूरिया की कीमतों को कंट्रोल करने से मुतल्लिक़ दरखास्तों पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि सेक्रेटरी बल्दियात अगर आइंदा पेश ना हुए तो वारंट भी जारी कर देंगे। अदालत ने सवाल किया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें बताएँ प्राइसिंग कोर्ट्स के क़याम पर क्या पेशरफ्त हुई है। सबसे बड़ा मसला हमारे मुल्क का ये है कि जो सरकारी रेट होते हैं वो सरकारी रेट पर अमल दरामद नहीं होता। अगर सरकारी रेट पर भी अमल दरामद हो जाए और दुकानों वाले सब्ज़ियों वाले ये अपनी मनमानी ना करें तो फिर भी आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाए। हर शहर में मजिस्ट्रेट हैं जो प्राइस कंट्रोलर, और वो सिर्फ तनख्वाहें लेते हैं, उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। क्यों नहीं है कि जब इंतज़ामिया का एक शहर की या तहसील की इंतज़ामिया का असिस्टेंट कमिश्नर वो अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकलता, वो बाहर निकले तो प्रोटोकॉल हासिल करने के अलावा उनको कोई काम नहीं है। आप कभी देखें वो मार्केटों में बाज़ारों में गया हूँ, लोगों के जाके मसाइल हल किए हूँ, जिनको नौकरशाही कहा जाता था वो वही नौकरशाही है। यही वजह है कि जो प्राइस कंट्रोलर हैं वो नहीं जाते शहर मार्केटों में और वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसका जो जी चाहता है। हर दुकान का अलग रेट है और वो लोगों को लूट रहे हैं दोनों हाथों से और कोई पूछने वाला नहीं है। यही इसी तरह का मामला था सिंध में, और अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें थीं उससे मुतल्लिक़ केस पर समाअत हुई तो जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि सेक्रेटरी बल्दियात की क्या ज़िम्मेदारी है, उनको अदालत बुलाती है वो पेश भी नहीं होते। अब की बार तो हम जुर्माना आयद कर रहे हैं, अगली तारीख पर हम उनको गिरफ़्तारी के अहकाम जारी कर देंगे। अदालत ने सवाल किया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें बताएँ प्राइसिंग कोर्ट्स के क़याम पर क्या पेशरफ्त हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने केस की समाअत मुलतवी करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है और साथ सरकारी ब्यूरोक्रेट पर जुर्माना भी आयद कर दिया है। मेरे ख्याल में तो उन्होंने कौन सा अपनी जेब से जुर्माना देना है, वो टैक्स के पैसों से ही जुर्माना होगा। लेकिन एक बात है कि अगर अदालतें थोड़ी बहुत सख्ती करना शुरू कर दें तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी बेंच है शेख रशीद की गिरफ़्तारी पर जस्टिस सदाकत अली ख़ान ने समाअत की और उनकी जानिब से सीनियर एडवोकेट हैं वो पेश हुए अब्दुल रज़ाक शेख रशीद की जानिब से, और उसमें आईजी को फ़रीक बनाया गया था, सीपीओ रावलपिंडी को फ़रीक बनाया गया था, डिप्टी कमिश्नर को और निगरान हुकूमत को भी और सेक्रेटरी दाखिला को भी। साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की भतीजी और मुलाजम समेत गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ पिटीशन पर समाअत करते हुए लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के सीनियर जज जस्टिस सदाकत अली ख़ान ने आईजी, आरपीओ, सीपीओ और डिप्टी कमिश्नर से जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत वकील ने अदालत को बताया कि 2 दिन हो गए शेख रशीद को घर से गिरफ़्तार किया गया और किसी अदालत में ताहाल पेश नहीं किया गया। साबिक़ वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ पंजाब और इस्लामाबाद में कोई मुकदमा नहीं है, ये हिरासत गैर कानूनी है, ये गिरफ़्तारी नहीं अगवा है, फ़ौरी अदालत में पेश करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जवाब आने दें फिर कार्रवाई करते हैं। अदालत ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को भी केस के सिलसिला में नोटिस जारी किया। अदालत ने 22 सितंबर को 3 दिन का टाइम दिया कि तफसीली जवाब तलब किया जाए और अदालत ने कहा कि हर सूरत जो तफसीलात हैं वो अदालत के सामने पेश की जाएँ। शेख रशीद की प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी से हिरासत के मामले पर वकील सरदार अब्दुल रज़ाक ने दावा किया कि साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ड्राइवर सज्जाद गुज़श्ता रात घर पहुँच गया और उसकी मोटरसाइकिल भी मिल गई। ताहम शेख रशीद, भतीजा शेख शाकिर और मुलाजिम शेख इमरान अभी तक सामने नहीं आए। 4 लोगों को गिरफ़्तार किया था, जो ड्राइवर था वो घर पहुंच गया, जबकि जो बाकी 3 लोग थे उनको अभी तक रिहा नहीं किया गया, और यही वजह है कि उनके हवाले से अभी तक कोई तफसीलात सामने नहीं आई। अब देखते हैं कि 3 दिन में क्या रिपोर्ट सामने आती है और सारा जो मामला है वो कैसे बनता है। क्या शेख रशीद का इख्तिताम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे होगा? अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा तो नहीं है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या करेंगे, तो तफसीलात आ जाएंगी। दूसरी जानिब हामिद खान साहब की मुलाकात हुई इमरान खान से और बड़ी ज़िम्मेदारी दे दी है। हामिद खान को सीनियर कानूनदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी मेंबरान में से भी हैं, और इस वक्त उनको ज़िम्मेदारी देने के पीछे जो वजह थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हामिद खान साहब की जानिब से कुछ स्टेटमेंट दी गई है और आप जानते हैं वो बड़े तगड़े
اس وقت پروفیشنل گروپ کے وہ سربراہ ہیں، سب سے بڑا گروپ ہے وکلا کا، لاہور ہائی کورٹ بار، لاہور بار، سپریم کورٹ بار، یہ ساری پروفیشنل وکلا ہی وہاں جیتے ہوئے ہیں اور ان کی وہاں پر انتظامیہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن اور معروف قانون دان، ان کی بکس بھی ہیں پوری دنیا میں، ان کو پڑھا جاتا ہے، کانسٹیٹیوشنل لاء پہ ان کو بڑا ہی عبور حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہ میں نے عمران خان سے کہا تھا، کیونکہ وہ عمران خان کے بچپن کے دوست ہیں، انہوں نے کہا میں نے عمران خان کو کہا تھا قمر باجوہ کو چھوڑ دیں، وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، بات کو نہ بڑھائیں۔ پی ٹی آئی حامد خان نے کہا کہ 9 مئی واقعات کو عمران خان سے نہیں جوڑ سکتے، وہ تو زیر حراست تھے، اور انہوں نے کہا کہ اب جو سلطانی گواہ بننے کو تیار ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس لیے پالے جاتے ہیں۔ یہ لوگ پہلے کہتے تھے یہ نہیں ہوا، اب کہتے ہیں یہ ہوا ہے، تو ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے۔ حامد خان نے کہا کہ عمران خان عدلیہ الیکشن کمیشن سے، میں نے عمران خان سے کہا تھا کہ عدلیہ اور الیکشن کمیشن سے نہ بگاڑیں، لیکن اس وقت پی ٹی اے چیئرمین کو جو مشورے دینے والے تھے وہ بات بڑھاتے تھے۔ میرے سامنے تو عمران خان اتفاق کرتے تھے، لیکن بعد میں ان کو آنے والے معاملات الجھا دیتے تھے۔ اب آپ فواد چودھری کی مثال آپ کے سامنے ہے، آج کل وہ نواز شریف کی بھی اور ہماری نگران حکومت کی بھی بڑی وکالت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ہم سر پر کفن باندھ کے اسلام آباد کی طرف نکلیں گے، اور اس طرح انہوں نے اکسانے کے بعد ہزاروں کارکنان جیلوں میں پڑے اور وہ خود عیاشی کی لائف گزاریں، اور آج کل وہ کہتے ہیں جی کہ نواز شریف کا جو ایجنڈا ہے، اور یا نواز شریف نے جو بیان دیا ہے ملک میں بہتر انداز میں چیزوں کو چلانے کا، تو وہ بڑی بات ہے جی، بڑی بات ہے۔ تو وہی حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب میں عمران خان سے بات کر کے آتا تھا تو بعد میں یہی تو مشیر تھے، تو یہ کیا کرتے تھے، یہ آ کے عمران خان کو پھر بھڑکاتے تھے اور عمران خان پھر شروع ہو جاتے تھے۔ اچھا، ساتھ ان کا کہنا تھا کہ جو میں نے بہت دفعہ کہا کہ قمر باجوہ کو آپ چھوڑ دیں، وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کو غیر ضروری لوگوں کے نام لے کر بات کو نہ بڑھائیں۔ اور انتخابات کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کے بغیر انتخابات کی کوئی ساکھ نہیں ہوگی۔ اور نواز شریف کا حوالہ دیتے ہوئے حامد خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف جب زیر عطاب تھے تو اس وقت ان کی جماعت کو الیکشن میں پوری آزادی تھی۔ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ماضی میں کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا، وہاں صرف 1 2 4 لوگوں کے خلاف کارروائی ہوتی تھی، یہاں آپ نے پوری جماعت کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کی طرح پی ٹی آئی سربراہ کو چیئرمین نہ بھی مانیں پھر بھی وہی اتھارٹی ہیں اور وہی سارے معاملات کو پی ٹی آئی کو دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا 2008 کی وکلا تحریک میں وکلا میں کچھ بظاہر ہمارے ساتھ تھے۔ جب سوال کیا گیا کہ وکلا تحریک کیوں نہیں آگے بڑھتی، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ بظاہر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وکلا رہنما، بعد میں وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، اس دوغلے پن کی وجہ سے ہماری جو تحریک ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا میں ایسے لوگوں کا پتہ ہے، کچھ وکلا چہرہ چھپانے کے لیے 90 دن میں الیکشن کا کہتے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں چاہتے کہ 90 دن میں انتخابات ہوں۔ اور حامد خان صاحب کی جب عمران خان سے ملاقات ہوئی، بہت طویل ملاقات تھی، اب سینیریو چینج ہو چکا ہے۔ اب قاضی فیاض عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بن گئے ہیں، چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، اور حامد خان صاحب جب قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف ریفرنس تھا، اور اس ریفرنس میں وکیل کون تھے؟ حامد خان صاحب قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے وکیل تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو پٹیشن دائر کی گئی تھی اور 10 رکنی بینچ بنا تھا۔ اور حامد خان صاحب قریبی لوگوں میں سمجھے جاتے ہیں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے۔ حالات اب تبدیل ہو چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی وکلا ٹیم میں چونکہ میچور لوگوں کی کمی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے آپس میں اختلافات بھی آئے روز نظر آتے تھے اور کئی اہم کیسز مس ہو جاتے تھے۔ حامد خان صاحب کو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا سربراہ تعینات کر دیا ہے، تقرری کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے۔ لاہور ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، باقی عدالتوں میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو وہ خود عمران خان کو ریپرزینٹ کریں گے، اور وہ آگے اسٹریٹجی بنائیں گے، وہ وکلا کے ساتھ مل کر جو ٹیمیں بنائیں گے، اور وہ ان سارے، میں کہتا ہوں دیر آید درست آید، کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ جب تک آپ اس لیول کے، آپ کو یاد ہوگا اطہر من اللہ صاحب کی 5 رکنی بینچ میں یہ حامد خان صاحب ہی تھے جنہوں نے توہین عدالت سے عمران خان کو نکلوایا تھا، نہیں تو وہ تو غیر مشروط معافی منگوا کے سزا دینا چاہتے تھے، لیکن عمران خان کی جانب سے جو جواب جاتا تھا نہ وہ ادھر کے ہوتے تھے بینچ، نہ وہ ادھر سوچ سکتا تھا۔ تو حامد خان صاحب ایک بہت بڑا نام ہے، اور ان کا نام ہی کافی ہے، اور ان کے ساتھ ہزاروں وکلا بھی ہیں، اور ان کا سربراہ بننا پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا، اور ایسے وقت میں جب قاضی فیاض عیسیٰ صاحب آ جائیں اور وہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے قریب ترین ساتھیوں میں سمجھے جائیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو بہتر انداز میں چلانا چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔